Hey guys, so welcome back to my channel. Our today's topic is force and friction of physics. So let's begin. अपने सराउंडिंग में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. कुछ एनिमेटेड होती है, कुछ एनिमेटेड होती हैं. उनमें से कुछ चीज़ें रेस्ट पे होती हैं, कुछ चीज़ें मोशन यानी कि कुछ चीज़ें चल रही होती हैं. और ये सब इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकती हैं, और जो उनका पोजीशन है वो हमेशा रेस्ट पे रहता है. और जो टेबल है वो हमेशा एक जगह प्लेस्ड होता है, चेयर एक जगह प्लेस्ड होता है, और बहुत सारे. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं उनकी पोजीशन से दूसरे ऑब्जेक्ट को उसके साथ करके. जैसे कि हम लोग एग्जांपल, एक बॉल है, हम लोग उसको बॉल को हम लोग ज़मीन पे ऐसे गोल गोल फेंक देते हैं. कार है, वो रोड के सहारे चलती है, एक्सेट्रा. एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये सब एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते हैं. तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट जो हैं उनको हम लोग कह सकते हैं ये स्टेट ऑफ मोशन है. रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म है. बॉडी जब कोई रेस्ट पे होती है, उसके अपनी पोजीशन पे ही होती है, वो चेंज नहीं होती है अपने सराउंडिंग के आसपास में, तो वो जो होती है अगर वो रेस्ट पे होती है. और जो बॉडी होती है अपने पोजीशन पे होती है बट वो चेंज होती रहती है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो उसको कहते हैं हम लोग वो मोशन में है. जैसे एग्जांपल, ट्री रेस्ट पे है, बुक जो है वो टेबल पे रेस्ट पे है. और ट्रैवलिंग कार और उसके पैसेंजर जो हैं वो भी मोशन में है. एक पर्सन जो ट्रैवलिंग कार में बैठा है, उसके और भी पैसेंजर के बगल में, तो वो रेस्ट पे होगा. तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जब वो मूव करती है और उसकी डायरेक्शन चेंज होती है और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है, या फिर वो रेस्ट पे आ जाता है, तो क्या वो रेस्ट पे आ सकता है अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? तो ये पॉसिबल नहीं है. वो जो भी है ऑब्जेक्ट है वो अपने आप रेस्ट पे नहीं आ सकता है. हम ही लोग अगर उसको रेस्ट पे ला सकते हैं तो ला सकते हैं. तो जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज करके. जैसे कि पुश या पुल, स्क्वीज और स्ट्रेच, ये कैपेबल है रेस्ट और मोशन का स्टेट चेंज करने में. तो ये जो पुश, पुल, स्क्वीज, स्ट्रेच है, इसको हम लोग फोर्स कहेंगे. पुश पुल, जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करता है उसकी बॉडी से दूर, तो उसको कहेंगे हम लोग पुश. और कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर जो चीज़ अपनी तरफ खींचता है उसको कहेंगे पुल. पुश का एग्जांपल, जैसे कि कोई व्हील बरो है, उसको कोई भी, या फिर बेबी प्रैम है, उसको कोई भी मैन उसको पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो वो आगे की तरफ उससे दूर चल रही है और आगे मूव कर रही है. जैसे कार है, वो चल नहीं रही है, उसको हम लोग पुश करेंगे तो वो स्टार्ट करेगी मूव करना, तो ये भी पुश है सॉरी. और जो जैसे कि कोई डोर है, हम लोग उसको पुश करेंगे तो हम लोग से दूर जाएगी, तो वो ओपन हो जाएगी. हॉर्स, एग्जांपल ऑफ पुल, हॉर्स कार्ट है, हॉर्स है और कोई कार्ट है, तो वो हम लोग से अटैच्ड है. दोनों से, हॉर्स और कार्ट दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है. तो हॉर्स जब आगे चलेगा तो कार्ट भी उसके साथ चलेगा, तो हॉर्स जो है वो कार्ट को पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है. दूसरा, जब भी कोई डोर को हम लोग अपनी तरफ खींचते हैं तो वो खुल जाता है, तो ये भी एग्जांपल है पुल का. और जब हम लोग डोर को किसी दूसरे आगे अपने पुश आगे जब ढकेलते हैं तो हम लोग से दूर जाता है, तो एग्जांपल हो गया पुश का. और जैसे कोई रिक्शा है, उसको कोई भी मैन होल्ड करता है और आगे अपनी तरफ आगे की तरफ खींचता है, लेकिन उसके साथ ही रहती है वो, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है. जो फोर्स है वो वैल्यू और डायरेक्शन के थ्रू ही कैरेक्टराइज्ड हो सकता है. फोर्स का डेफिनेशन, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल कॉज है जो फिर चेंज, या फिर जो रेस्ट या मोशन में कोई भी चेंज होता है, किसी भी कोई भी चीज़, जैसे कि पुल, स्क्वीज, स्ट्रेस, इसके थ्रू कोई भी चेंज होता है रेस्ट ऑब्जेक्ट या फिर मोशन ऑब्जेक्ट में, तो उसको फोर्स कहते हैं.
पुश या पुल, जो भी किसी भी रिजिड वॉल पे हम लोग, कोई भी वॉल पे हम लोग ऐसे पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे तो मूव नहीं होगा, तो वहाँ पे उसकी टेंडेंसी नहीं है कि वो हमारे फोर्स से वो मूव कर सके। तो पुश और पुल जो है ये एक फोर्स है। पुश और पुल जो है वो इंक्रीज, अगर हम लोग उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल या फिर बोल्डर मूव करना स्टार्ट कर देगा। स्टेट ऑफ स्ट्रेन और चेंज इन शेप, शेप में कैसे चेंज आता है, जैसे कि कोई स्प्रिंग है उसको हम लोग स्ट्रेच करेंगे या फिर उसको दबाएंगे तो उसके स्ट्रेन में चेंज आएगा। स्प्रिंग जो है उसके नेचुरल लेंथ पे ही खींच सकता है और इंक्रीज और डिक्रीज हम लोग उसको कर सकते हैं। फोर्स जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा उसके शेप में चेंज करने के लिए। और जो स्प्रिंग को हम लोग स्ट्रेच करते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है अब स्टेट ऑफ स्ट्रेन में है, यानी कि चेंज इन शेप है इसका। दूसरा एग्जांपल, जैसे रबर बॉल है, उसको हम लोग स्क्वीज करेंगे तो उसका शेप टेम्परली चेंज हो जाएगा, एक ही टाइम के लिए, हमेशा के लिए चेंज नहीं होगा। बॉल जो है वो एक नॉर्मल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, जो अगर हम लोग उस पर फोर्स लगाएंगे अपने हैंड के थ्रू तो उसका शेप चेंज होगा और वो स्फेरिकल नहीं रहेगा। और जब हम लोग हाथ अपना हटा देंगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ये टेम्परली चेंज है। थर्ड, जब भी हम लोग कोई भी टूथपेस्ट को दबाते हैं या फिर ऑर्नमेंट ट्यूब को दबाते हैं तो वो बाहर आ जाता है उसका पेस्ट, और ये जो होता है हम लोग जब उसको दबाना छोड़ देते हैं तो टूथपेस्ट बाहर नहीं आता है, तो ये स्क्वीज़ करते हैं हम लोग इसको, इसलिए आता है। फोर्थ एग्जांपल, जब भी कोई रबर बैंड को हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। रबर बैंड जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं और उसको प्लेस करते हैं किसी जगह पे तो हमारे हाथ हटाते ही वो अपने आप ओरिजिनल शेप में आ सकता है। तो ये सब स्क्वीज़, स्ट्रेच, ये सब जो है एग्जाम्पल है फोर्स का। इफेक्ट ऑफ फोर्स, जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे और मूव करना शुरू कर जाती है तो उसका मतलब उसमें फोर्स अप्लाई किया गया है। कोई भी बॉडी है वो रेस्ट पे है और वो मूव नहीं कर सकती है और जब तक उस पर फोर्स एक्ट ना किया जाए। फोर्स जो है वो पुश या पुल हो सकता है, स्ट्रेच या स्क्वीज़ हो सकता है। जैसे कि एक बॉय है, वो किसी भी स्टेशनरी फुटबॉल को किक करता है तो जो फुटबॉल होगा वो मूव करना शुरू हो जाएगा। जो हम लोग फोर्स अपना इतना इनफ मैग्नीट्यूड से हम लोग लगाएंगे ताकि उस बॉडी को वो मूव करे। अगर फोर्स को हम लोग इंक्रीज करेंगे कुछ देर के लिए तो बॉडी मूव, और वो जो फुटबॉल है वो मूव करेगी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा लगाएंगे तो वो मूव नहीं करेगी। दूसरा एग्जांपल, कोई भी मूविंग बॉडी स्टॉप कर सकती है जब उस पर फोर्स अप्लाई होता है। जैसे ब्रेक्स होते हैं कार में कार को स्टॉप करने के लिए। जब भी हम लोग मूविंग कार को खुद से स्टॉप नहीं कर सकते जब तक हम लोग ब्रेक ना लगाएं, और जब हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो हम लोग उस पर फोर्स लगाना होता है ताकि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कार की वो स्टॉप हो जाए और रेस्ट पे हो जाए कार। थर्ड, जो भी फोर्स है वो भी कोई भी चेंज कर सकता है साइज और शेप में फोर्स के थ्रू। जैसे कि स्क्वीज़ करते हैं किसी ट्यूब को, रबर बॉल को, तो उसका शेप चेंज हो जाता है। स्क्वीज ट्यूब, रबर बॉल शेप, ये सब चेंज हो सकता है फोर्स लगाने पे। तो फोर्स जो है वो कैपेबल है चेंज करने में किसी भी बॉडी का शेप या फिर स्ट्रेन। फोर्थ, जो भी कोई भी फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी का स्पीड चेंज कर सकता है। जैसे कि कोई भी झूला झूल रहा है तो उसको हम लोग पुश करेंगे तो फिर वो तेज़ हो जाएगा। तो फोर्स उस पर हम लोग अप्लाइड कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं उसके मोशन का, और उसका स्पीड इंक्रीज़ कर रहे हैं उसका डायरेक्शन चेंज करके। तो फोर्स जो है वो अपोजिट, जब हम लोग फोर्स जो है जब भी अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती है तो वो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता है। जैसे कि एक्सीलरेटर को हम लोग एक्सीलरेटर पेडल जो होता है कार में उसको हम लोग दबाते हैं तो वो फास्ट हो जाती है, और जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो वो स्लो हो जाती है। तो ये दोनों भी फोर्स में एक्ट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, कि इफ़ेक्ट है डिफरेंट फोर्स का। 5, जो भी फोर्स है वो चेंज कर सकता है किसी भी मूविंग मोशन बॉडी का डायरेक्शन। जैसे कि हम लोग किसी भी बॉल को हिट करते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो बैट जो है वो बॉल के साथ कांटेक्ट में आता है और फिर वो एक एंगल बनाता है बैट और बैट्समैन में, जो कंट्रोल, जब बैट्समैन जब बैट को मारता है तो फिर बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है।
तो अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स को हम लोग कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो सोर्स ऑफ फोर्स है वो कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जो कॉन्टैक्ट फोर्स के पार्ट्स होते हैं मस्कुलर फोर्स, एग्जाम्पल होते हैं मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और कोलिजन फोर्स और मैकेनिकल फोर्स, और एक टेंशन होता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ये होता है जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है तब भी उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, जो भी ह्यूमंस की मसल्स या फिर एनिमल्स की मसल्स से जो भी फोर्स निकलता है उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। हम लोग पुश पुल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को और नेसेसरी है कि उसके साथ हम लोग कांटेक्ट बनाएं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, तो हम लोग की मसल्स में एनर्जी आती है फूड के थ्रू जो हम लोग खाते हैं, तो एनर्जी जो है वो मस्कुलर फोर्स में एक्सपेंड हो जाती है। तो जो हम लोग पुश पुल लिफ्ट थ्रो किक ये सब करते हैं सब मस्कुलर फोर्स के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल, जब भी हम लोग कोई चेयर को पुश या पुल करते हैं तो हम लोग मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। कोई भी डंकी कोई भी लोड कैरी करता है, फिर हॉर्स कोई भी कार्ट को पुल करता है, तो ये भी हम लोग मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, जब भी कोई बॉडी कोलाइड करती है एक एनर्जी, जब भी कोई कांटेक्ट में आती है, जैसे कोई कार जोर से आ रही है, ब्रेक लगाना भूल जाती है तो वो दोनों एक टकरा के फिर दूर चली जाती है। कोई भी हम लोग जैसे कि कोई भी स्ट्राइकर को कैरम में जब हम लोग हिट करते हैं कोई भी स्ट्राइकर से, तो स्ट्राइकर मूव करती है और दूसरे के साथ ब्लैक या वाइट के साथ जाके कोलाइड करती है। तो ये कोलिजन जो है उसमें कुछ एनर्जी होती है जिससे वो कॉइन मूव करने लगता है, तो उसको कोलिजन फोर्स कहते हैं। मैकेनिकल फोर्स, जब भी कोई फोर्स जनरेट करती है कोई भी मशीन से तो और वो किसी बॉडी को मूव करती है तो मैकेनिकल फोर्स है। तो जैसे कि ये एक्सट्रैक्ट करती है किसी भी फोर्स को किसी भी बॉडी पे, और जो मशीन है उसको एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी जो है मशीन में या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में आएगी या फिर बर्निंग फ्यूल के थ्रू। जैसे कि इंजन है कार का, वो फोर्स देती है तभी कार मूव करती है। कोई भी वाटर है टरबाइन का, उसके ऊपर पानी जब गिरता है टरबाइन के ऊपर, ब्लेड के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो मैकेनिकल फोर्स हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स, कोई भी कांटेक्ट में आती है, कोई भी फ्रिक्शन कोई भी बॉडी के कांटेक्ट में आता है जब, तो वो बॉडी स्लो डाउन हो जाता है और दूसरे बॉडी के कंपैरिजन में। फ्रिक्शन ये एक फोर्स होता है जो कोई भी बॉडी को कांटेक्ट में लाता है फ्रिक्शन के साथ। जब भी कोई बॉडी कांटेक्ट में आती है या तो वो अपोज हो जाती है या फिर उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, यानी कि वो स्लो डाउन हो जाती है। एग्जाम्पल, जब भी कोई बॉडी रोल करती है किसी भी ग्राउंड पे तो फिर वो कुछ देर बाद रेस्ट पे आ जाती है। कोई भी रोलिंग बॉडी जो है, बॉल है जो, वो उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है हम लोग कह सकते हैं, तो उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है और वो है फ्रिक्शनल फोर्स। तो स्पीड जो है बॉडी का वो डिक्रीज़ हो जाता है तो और अपोजिट हो जाता है, और जैसे पहले वो मूव कर रही थी अब वो रुक गई है तो ये अपोजिट हो गया। तो डायरेक्शन जो है फ्रिक्शनल फोर्स का वो या तो अपोज करता है किसी मोशन को या फिर मूविंग बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर देता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो रफ सरफेस पे ज़्यादा होता है स्मूथ सरफेस के कंपैरिजन में। टेंशन, जो टाइप होता है फोर्स का, जब भी कोई बॉडी पे एक्ट करता है तो कोई एक जो बॉडी होती है वो किसी और चीज़ से कनेक्टेड होती है रोप या स्ट्रिंग के थ्रू, तो उसको टेंशन कहते हैं। एक डायग्राम जो यहाँ पे दिया है वो बता रहा है कि इसके थ्रू एक बॉल जो है वो कनेक्टेड है। जैसे कि एग्जांपल हो गया टग वॉर, यानी कि दो टीम्स होती हैं, इधर से रस्सी खींच रहा है उधर से रस्सी खींच रहा है, तो जो एक टीम से वो रस्सी को खींचता है अपनी तरफ, दूसरी अपनी तरफ खींचता है, तो उसकी डायरेक्शन जो है अपोज हो रही है। इस केस में जो है रोप जो है वो उसमें टेंशन एक्ट करता है दोनों डायरेक्शंस में। जैसे कि कोई भी बकेट को हम लोग ऊपर ले रहे हैं जो वेल में से, जो कुएं में से, तो रोप जो है वो एक पुले का काम करती है और टेंशन एक्ट करता है उस रोप पे। मतलब इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर दोनों तरफ से फोर्स एक्ट करती है किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे तो उसको टेंशन कहते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो भी कोई भी फोर्स किसी बॉडी से डिस्टेंस पे फोर्स लगता है तो उसको नॉन कांटेक्ट कहते हैं। ये
एयर के थ्रू एक्ट कर सकती है, वैक्यूम के थ्रू, या फिर और भी कुछ मीडियम के थ्रू। मैग्नेटिक फोर्स, जो फोर्स मैग्नेट के थ्रू किसी भी पीस ऑफ आयरन को जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, तो ये फोर्स लग रहा है, या फिर किसी अनदर मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। मैग्नेट जो है कोई भी फोर्स अप्लाई करता है किसी भी पिन्स के ऊपर, अगर अट्रैक्ट करता है किसी भी स्मॉल डिस्टेंस से, उसके दूर से भी, तो उसके कांटेक्ट में आ सकती है, तो ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट जो है ये फोर्स ऐसा भी लगाता है, एक अट्रैक्शन का भी लगाता है, एक रिपल्शन का भी लगाता है। अगर लाइक पोल्स एक दूसरे के पास आए तो वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं, और अनलाइक पोल्स अगर आते हैं तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे कि एक बिना हवा वाला बलून है, उसको हम लोग अपने स्वेटर पे ऐसे ऐसे रब करेंगे तो वो हम वॉल पे स्टक हो जाता है, चिपक जाता है। जैसे भी कॉम्ब है, हम लोग का कोई कंघी है, ड्राई हेयर पे हम लोग उसको ऐसे ऐसे रब करेंगे, फिर वो कोई भी स्मॉल पेपर के ऊपर रखेंगे तो वो उसको उसके ऊपर चिपक जाता है। इन दोनों केसेस में जो भी चार्जेस प्रोड्यूस हो रहा है वो किसी भी बॉडी पर रब करने से हो रहा है, जो एक अट्रैक्शन को लीड करता है। तो इस अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन मैनर को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोई भी शॉर्ट डिस्टेंस से भी एक्ट करता है उसके चार्जेस के थ्रू। चार्जेस जो है उसके एटम्स में होते हैं, इसके दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट नहीं होते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। फोर्स, कोई भी बॉडी जो है जब भी कोई हाइट से हम लोग उसको छोड़ते हैं तो फिर वो नीचे ही गिरती है। वाटर को हम लोग टैप खोलते हैं तो वो नीचे गिरती है। लीफ जो है वो पेड़ से गिरती है तो नीचे गिरती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। अर्थ जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है, कोई भी बॉल को फेंकते हैं तो वो नीचे गिरती है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो मासेस पे एक्ट करती है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमेशा। जो फोर्स होता है जो है वो मून को अर्थ के आसपास घूमने पे, वो अर्थ के आसपास जो मून घूमती है इसी फोर्स के थ्रू घूमती है। और जो प्लैनेट जो है वो भी सन के अराउंड ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ही घूमती है। दो मासेस जब अट्रैक्ट होती हैं एक दूसरे से तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है। तो हेंस जो भी प्लैनेट्स है, सन है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से रिपल्स नहीं करती हैं। एक बॉडी जो है वो दूसरे को खाली अट्रैक्ट ही कर सकती है। जो वेट है वो फोर्स है, और जो बॉडी है वो अट्रैक्ट होती है सेंटर ऑफ अर्थ की वजह से। जो वेट है बॉडी का वो मेज़र कर सकते हैं हम लोग स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू। जो SI यूनिट है वेट का वो न्यूटन है, और CGS यूनिट जो है वो डाइन है। यूनिट ऑफ फोर्स, जो फोर्स का SI यूनिट है वो न्यूटन है, और जो यूनिट है वो जो फेमस साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन है उसके नाम पे रखा गया है। जो CGS यूनिट है वो फोर्स का वो डाइन है। और जो एक न्यूटन जो है वो स्पीड यानी मतलब वो जो एक एक्सेलरेशन फोर्स देता है ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, वो भी 1 किलो की कोई भी बॉडी यानी कि उसका जो वेट मास होगा वो 1 किलो होगा। जो फोर्स जो है वो प्रोडक्ट होता है मास और स्पीड का, यहाँ पे गलत लिखा है, सॉरी, मास और एक्सेलरेशन का फोर्स। जो 1 किलोग्राम फोर्स होता है वो 10 न्यूटन के इक्वल होता है, और जो 1 किलोग्राम फोर्स होता है वो 1 किलो की बॉडी को लिफ्ट कर सकता है, और जो 1 किलोग्राम फोर्स होता है वो 100 ग्राम फोर्स के बराबर होता है। फोर्स जो है वो दोनों हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी हो सकता है और डायरेक्शन भी हो सकता है। जैसे कि ये जो एक एरो है वो हम लोगों को दिखाता है कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितने मैग्नीट्यूड से मूव करेगा। तो ये दोनों होता है किसी भी फोर्स में। मेजरिंग फोर्स, वेट में जब भी हम लोग फोर्स को मेज़र करते हैं तो फोर्स वेट को हम लोग मेज़र कर सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू। स्प्रिंग बैलेंस जो है वो एक स्ट्रेचिंग फोर्स लगाती है एक स्प्रिंग के ऊपर, जो इंक्रीज़ करता है एक्सटेंशन और डिक्रीज़ करता है, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि कितना फोर्स लग रहा है। स्प्रिंग बैलेंस दो टाइप के होते हैं, कंप्रेशन और एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस जो है वो कोई भी जो उसका स्प्रिंग होता है वो एक मेटल केस में होता है, और जो मेटल केस होता है
वो सेंटर में होता है, उसके में एक पॉइंटर होता है जो एक ग्रेजुएट स्केल टाइप में होता है। टॉप एंड होता है स्प्रिंग का, वो कनेक्टेड होता है केस के टॉप में, और जो लोअर एंड होता है वो एक पॉइंटर से अटैच्ड होता है। वो हुक हम लोगों को बताता है बॉटम में होता है वो उस बैलेंस के। और जब हम लोग कोई भी उस पर वेट डालते हैं, तो जैसे उस ऑब्जेक्ट पे कोई भी वेट नहीं होता है जब, तो वो 0 पे रहता है, और जब कोई भी वेट हंग होता है तो फिर वो नीचे ऐसे कंप्रेस होके हम लोग को स्ट्रेच करके बताता है कि उसका क्या है। और आइजैक न्यूटन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स डिटेल में बताए थे। अब एक एप्पल जब गिरता है ग्राउंड पे, उसी तरह वो लोग ने उसमें उन्होंने बताया था कि प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के आर पार। रॉबर्ट हुके जो थे वो हम लोग को बताए थे कि जो स्प्रिंग के ऊपर जो एलोंगेशन प्रोड्यूस होता है, इस प्रिंसिपल के थ्रू वो स्प्रिंग बैलेंस बनाए थे। एक्शन रिएक्शन फोर्स, जब हम लोग किसी भी वॉल को पुश करते हैं तो हम लोग को लगता है वॉल हम लोग को पुश कर रही है। जब जितना हार्डर हम लोग पुश करते हैं उतना लगता है वॉल हम लोग को पुश कर रही है। जैसे टग वॉर में कोई भी एक बॉय खींचता है रोप को लेफ्ट में, तो जो रोप होता है वो दूसरा वाला उसको राइट में खींचता है। जो फोर्स अप्लाइड होता है वैसे ही वॉल पे, तो वॉल जो है वो एक पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन है। फोर्स जैसे कि हम लोग अप्लाई कर रहा है बॉय रोप पे, और रोप जो है वो बॉय पे अनदर बॉय पे अप्लाई कर रहा है, तो वो एक्शन रिएक्शन फोर्स है। एक्शन रिएक्शन फोर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? एक्शन रिएक्शन फोर्स जो होता है वो स्टिमुलेशन ही होता है, और वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है। उस जो होता है उसमें सेम मैग्नीट्यूड होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, और वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, न्यूटन कहते हैं कि जो कोई भी एक्शन होता है वो अपोजिट रिएक्शन के इक्वल में होता है। नेट इफेक्ट जो होता है किसी फोर्स का पहला, जैसे दो या मोर फोर्सेस एक्ट करते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो उन दोनों फोर्स का जो सम होता है वो ग्रेटर इफेक्ट करेगा। जैसे कि ये दोनों हॉर्स 50-50 एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो नेट फोर्स जो है वो 100 नॉर्थ में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में कर रहे हैं तो नॉर्थ में। अगर दो अनइक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो जो फोर्स ग्रेटर होगा उन दोनों का जो माइनस होगा, डिफरेंस होगा वो, और जो सम ग्रेटर होगा जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्ट कर रहा है। जैसे कि 50-60, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, तो और जो राइट की तरफ ज़्यादा है तो राइट में। दो अनइक्वल फोर्सेस हैं, वो एक्ट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फोर्सेस तो वो अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। और अगर जो इफ़ेक्ट होगा उन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स होगा वो लार्जर वाले डायरेक्शन में होगा। तो जो डिफरेंस होगा दोनों फोर्सेस के बीच में और जो लार्जर डायरेक्शन होगा वो होगा। थर्ड, अगर दो इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो नेट फोर्स 0 होगा। दोनों को माइनस कर देंगे और दोनों साइड में से तो भी तो 0 आएगा, लेकिन इसमें हम लोग दोनों इक्वल हैं तो नेट फोर्स 0 होगा। और अगर इक्वल में कर रहे हैं तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है कोई भी, तो इसको हम लोग कहेंगे वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। फ्रिक्शन, कोई भी बॉल जब हम लोग रोल करते हैं ग्राउंड पे, कुछ देर बाद वो स्टॉप हो जाता है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में आ जाता है, तो इस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन जो है अपोज करता है मोशन को, ये तो पहले पढ़े ही थे, और उसका जो वेलोसिटी होता है वो भी कम होता है। फ्रिक्शन जो है एक फोर्स है, जो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, तो आगे जो फिगर दिया है, एक बॉक्स हैवी है, दो बॉयज उसको पुल कर रहे हैं, वो मूव नहीं कर रहा है क्योंकि उस पर बॉयज का जो राइट फोर्स राइट ही डायरेक्शन में है, इक्वल है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लेफ्ट में है, इसीलिए वो मूव नहीं कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज करता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करता है। और जैसे कि कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे कोई भी हम लोग स्मॉल फोर्स लगाएंगे तो वो मूव नहीं करेगी। हाँ, इन जो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है फ्रिक्शन उस पर खुद से एक्ट करता है, और जैसे स्मॉल फोर्स लगाएंगे हम लोग किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे, वो मूव नहीं करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है, इक्वल होगा, तो उधर अपोजिट डायरेक्शन से भी एक्ट कर रहा है, इधर से भी हम लोग एक्ट कर रहे हैं, तो वो इक्वल होगा।
इसीलिए जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो नहीं मूव होगा, तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा और दोनों इक्वल होंगे, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो थर्ड, जो फ्रिक्शन होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे हम लोग अपना हाथ रफ करते हैं तो उसमें हीटअप हो जाता है ठंडी के मौसम में। फ्रिक्शन जो है वो वियर और टीयर भी करता है। कॉजेज़ ऑफ वियर और टीयर होता है मूविंग पार्ट्स में, जैसे कि सोल ऑफ शूज़ेस, ये जब हम लोग बांधते हैं तो वो बार बार वॉर्न आउट हो जाता है। टायर्स ऑफ कार, ये सब भी वॉर्न आउट हो जाता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो भी कोई भी चीज़ हम लोग टेबल पे रखते हैं, जैसे कोई बुक रखे हैं तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ और एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ। तो जो नॉर्मल फोर्स होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है उस बॉडी के, और हॉरिजॉन्टली सरफेस होता है वो। नॉर्मल रिएक्शन जो हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होता है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है और कांटेक्ट में होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन। फैक्टर ऑफ विच फ्रिक्शन डिपेंड्स, फ्रिक्शन जो है डिपेंड करता है नेचर सरफेस में, जैसे कि कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट में ही होता है हमेशा फ्रिक्शन फोर्स। एक्टिविटी 1, डिफरेंट सरफेस हैव बिहेव डिफरेंटली। जैसे कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है उसको हम लोग कवर कर देंगे डिफरेंट सरफेस से, ग्लास, सैंड, वुडन प्लेन और बहुत सारे। कीप अ स्मॉल राउंड पेबल ऑन द टेबल ऑफ द इंक्लाइन। अब पोजीशन ए है, वो तो उसको रोल करेगा नीचे तक, और जो ऑब्जर्वेशन होगा हम लोग ये देखेंगे कि पेबल जो है वो स्लो डाउन हो रहा है सैंड पेपर और बहुत सारे ग्लास के ऊपर फास्टर हो रहा है, सैंड के ऊपर स्लोअर हो रहा है। तो ये होता है डिफरेंट सरफेस में वो एक्ट कर रहा है डिफरेंट तरीके से। तो जो स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है, हम लोग देख लिए हैं इसमें, और मोशन भी हो जाता है। दूसरा, फ्रिक्शन जो है नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। जितना नॉर्मल रिएक्शन अगर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होगा। जैसे बॉडी का वेट जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन अगर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होगा। जैसे कि 50 kg का एक मास है और उसको जैसे हम लोग उसको रखेंगे तो वो कम एरिया लेगा और 100 kg वाला ज़्यादा एरिया लेगा। तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन 50 kg वाले में कम होगा, तो 50 kg में हम लोगों को ईजी होगा उसको पुश करना। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सब जो है फ्रिक्शनल फोर्स इसमें भी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट में ये सब इसमें एक्ट करता है फ्रिक्शनल फोर्स जो है जब कोई सॉलिड दूसरे सॉलिड पर मूव करता है, एक सॉलिड अगर, तो उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस में से सॉलिड ज़्यादा बड़ा होगा। फ्रिक्शनल फोर्स इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट में। दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके नॉर्मल रिएक्शन सेम है लेकिन रखने का वेट डिफरेंट है। क्यूबॉडिकल जो बॉक्स है यहाँ पे उसको लेटा के रखा गया है और जो क्यूब बॉक्स है उसको खड़ा करके रखा गया है। नॉर्मल रिएक्शन अगर दोनों का सेम है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी सेम होगा। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होती है और उस पर स्मॉल पुश लगाते हैं, पुश अप्लाइड होता है लेकिन वो मूव नहीं करता है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। और जब पुश या पुल करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं रहती है और वो सेल्फ इंक्रीज हो जाती है, तो स्टैटिक फोर्स जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग मोशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू। और जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज करते हैं पुश या पुल की तरह, तो फिर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना शुरू हो जाती है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसको कहेंगे। जो पुश और पुल होता है जब वो इंक्रीज होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो मूव करना शुरू कर देता है। पुश और पुल हम लोग किस डायरेक्शन की है उसके थ्रू। स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन, जो भी ऑब्जेक्ट ऐसे स्लाइड करती है किसी भी इंक्लाइंड प्लेन से, तो उसका जो मोशन होता है वो अपोज हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइडिंग या काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाती है। जो फ्रिक्शन का जो मोशन है वो अपोज हो जाता है। रोलिंग फ्रिक्शन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है ग्राउंड पे, जैसे कि कार हो गया व्हील का, तो ये जो फोर्स है वो अपोज करता है मोशन को, इसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये इजी होता है जब भी कोई लार्ज लोड्स को हम लोग रोल करके ले जाते हैं तो वो ईजियर होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा काइनेटिक फ्रिक्शन और सबसे छोटा रोलिंग फ्रिक्शन। जो मैग्नीट्यूड होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का वो ग्रेटर होता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में।
और ग्रेटर होता है रोलिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में भी। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, जो कार, बसेस, साइकिल ये सब मूव करती है रोड पे फ्रिक्शन के थ्रू। फ्रिक्शन नहीं होता तो ग्रिप नहीं होता और टायर जो है वो स्लिप हो जाता है, इसलिए प्रिवेंट करता है। हम लोग रोड पे वॉक कर सकते हैं शूज़ और ग्राउंड के बीच के फ्रिक्शन के। अगर वो नहीं होता तो हम लोग स्लिप कर जाते हैं और वॉक नहीं कर सकते। और जो स्मूथ सरफेस पे अगर हम लोग चलते हैं तो फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए हम लोग गिर जाते हैं। फ्रिक्शन जो होता है व्हील और ब्रेक्स के बीच में होता है, तो जब भी हम लोग अगर हम लोग को दबाना होता है ब्रेक, अगर कोई भी हाल्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग अगर ब्रेक नहीं दबाएंगे तो फिर फ्रिक्शन जो है वो कार स्लो डाउन नहीं होगा तो टकरा जाएगा। राइटिंग में भी फ्रिक्शन चाहिए होता है, अगर पेपर स्मूथ होगा तो हम लोग लिखने में डिफ़िकल्टी होगी। फ्रिक्शन जो होता है वो नेल को हैमर करने के लिए भी होता है, फ्रिक्शन रिक्वायर होता है। मैचस्टिक जो होता है अगर हम लोग नहीं चला पाएंगे अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करती है, तो मूविंग पार्ट जो होता है मशीन में वियर टियर, ये रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी। फ्रिक्शन जो होता है वो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्म होता है हीट में, एनर्जी होता है वो रिकवर नहीं कर सकते हैं हम लोग, तो ये जो होता है डिक्रीज़ करता है एफिशिएंसी मशीन का। और थर्ड, जो सरफेस होता है बहुत रफ़ होता है, जो कोई पर्सन उस पर वॉक कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा वॉक करने के लिए। मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, शू लेस होता है, उसमें जो ग्रूव्स होती हैं उससे हम लोग फ्रिक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जैसे कि टायर का थ्रेड होता है वो इंक्रीज़ करता है फ्रिक्शन। जो सरफेस होता है सैंड अगर स्प्रेड होता है तो वो इंक्रीज़ करता है। बेटर ग्रिप के लिए रेसलर जिम्नास्टिक पाउडर लगाते हैं या फिर सैंड लगाते हैं हाथ पे, तो वो भी फ्रिक्शन इंक्रीज़ करता है। मेथड ऑफ डिक्रीजिंग तो फ्रिक्शन, तो जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो रिड्यूस करता है। लुब्रिकेंट्स यानी कि पाउडर, ग्रेफाइट, कंप्रेस्ड एयर, ऑयल, और जो यूज़ करते हैं मशीन पार्ट्स के बीच में रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन। पोरिंग ऑयल जो है तो वो स्लिप करने के लिए, इसलिए वो भी रिड्यूस करता है फ्रिक्शन। बॉल और रोलर बियरिंग जो होता है ये हम लोग प्लेस करते हैं कोई भी मूविंग सरफेस को पे, तो वो रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन। ये जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है, जो कि लेस होता है। जो पॉलिशिंग, कोई भी सरफेस को अगर हम लोग पॉलिश करते हैं तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। एयर रेसिस्टेंस यानी कि शेप ऑफ एरोप्लेन, कार शेप्स, ये सब फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। और जो शेप होता है कार का बहुत स्मूथ होता है, उसमें कोई भी एब्रप्ट एज नहीं होती है। फाइन पाउडर जो हम लोग यूज़ करते हैं कैरम बोर्ड में, वी यूज़ टैल्कम पाउडर, ये सब भी फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं। व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन, ये जो व्हील होते हैं जैसे कि सूटकेस व्हील, फ्रिक्शन जो है वो एडवांटेज भी है, उसकी लिमिटेशन भी होनी चाहिए। फ्रिक्शन नेसेसरी भी है, इसका मतलब फ्रिक्शन एक नेसेसरी एविल है। ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अगला सेशन होगा हमारा केमिस्ट्री का, तो रेडी रहना। तब तक के लिए बाय बाय।